दिनेश शर्मा, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। तो प्रदेश की जनता की उम्मीदें लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह चुके हैं कि इस बजट में सभी की उम्मीदें पूरी होंगी। देखना ये होगा कि कितनी उम्मीदें लोगों की पूरी होती है, लेकिन फिलहाल किसान हो, चाहे आम लोग हो या फिर युवा हो, बेरोजगार हो, उनके लिए खास तौर पर कई सौगात मिल सकती है। ठीक है, लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा विधानसभा से कुछ ही देर बाद ये बजट पेश किया जाएगा। लवली, बजट आने वाला है कुछ देर में, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है और दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं जैसे जैसे सुइयां आगे बढ़ रही है। क्या कुछ आज खास रहने वाला है? क्या तैयारियां वहां पर, कितनी देर बाद मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे वहां, हलचल है क्या? देखिए, हलचलें अल सुबह से यहाँ शुरू हो गई थी क्योंकि आज बजट का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है और राजस्थान की जो आम आवाम है वो इस बजट का इंतजार कर रही है। विकास की नई परियोजनाएं, इसके साथ साथ में युवा, बेरोजगार और तमाम वो लोग जो राजस्थान की सरकार से आस लगाए बैठे, उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनके लिए ये बजट बहुत महत्वपूर्ण होगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद में बजट पेश करेंगे। हमारे सहयोगी दिनेश भी विधानसभा से के बाहर यहाँ पर मौजूद है और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि इस बार एग्रीकल्चर, कृषि पर एक अलग से बात होगी और इस बजट को बुनाने के लिए, आने वाला जो साल 2023 है उसको बुनाने के लिए राजस्थान की सरकार ने कृषि बजट को लेकर के विशेष प्रचार प्रसार किया है, आम लोगों तक बात पहुंचाई है और ये बजट लोग, आम जनता जो है न्यूज 18 राजस्थान पर लाइव भी देख सकेगी। हमारे साथ दिनेश है। दिनेश, क्या कार्यक्रम है आज? मुख्यमंत्री का शेड्यूल बिल्कुल बदला सा नजर आ रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की जो तमाम टीम है, बजट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो आना शुरू हो चुके हैं और अब विधानसभा के अंदर चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, बजट की अगर बात करें तो कल ही अंतिम रूप दिया जा चुका है बजट को और लंबे समय से कवायद चल रही थी। कल विभाग के अधिकारियों से चर्चा की सीएम गहलोत ने और आज 11 बजे सीएम अशोक गहलोत अपना बजट भाषण जो है वो शुरू करेंगे। तकरीबन 20 मिनट पहले जो है सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुँचेंगे और अटैची लेकर, हमेशा एक परंपरा होती है, अटैची लेकर पहुँचते हैं, वो दिखाएंगे यहाँ पर। कुछ ही देर में यहाँ पर बजट की कॉपी भी पहुँचेगी सचिवालय से और बहुत खास रहने वाला है। देखिए, इस बार के बजट की अगर बात करें तो कई मायनों में खास होगा। पहली बात यह कि पहली बार अलग से कृषि बजट आ रहा है और इस कृषि बजट से ढेर सारी अपेक्षाएं हैं किसान वर्ग को। जिस तरीके से पिछले दिनों में किसानों से जुड़े मुद्दे उठे प्रदेश में, तो ये माना जा रहा है कि ये बजट जो है किसान केंद्रित हो सकता है। अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की थी पिछली बार के बजट में मुख्यमंत्री ने और इस बार से वो अमली जामा पहनने वाला है। हालांकि अलग एक साथ ही दोनों बजट आ रहे हैं, एक ही दिन जो है कृषि बजट और आम बजट दोनों एक साथ। मुख्यमंत्री ने कहा था दिल खोल करके मांग लीजिए, सरकार देने के लिए बैठी है। ये मैसेज क्या लगता है आपको, आम आवाम तक ये मैसेज पहुंचा होगा और दिल खोलकर शायद आज मिलने भी वाला है? बिल्कुल, देखिए, ये बजट समावेशी हो, इस तरह के प्रयास मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं। सभी वर्गों से सुझाव लिए गए, अलग अलग वर्गों से आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने चर्चा की और उसके बाद ये बजट तैयार किया गया है काफ़ी मशक्कत के बाद। तो उम्मीद यही है कि हर वर्ग को कुछ खास मिलेगा, हर क्षेत्र को कुछ खास मिलेगा। बड़ी घोषणाएं जो है बजट में देखने को मिल सकती है। कोई भी वर्ग हो, चाहे वो महिला हो, युवा हो, उद्यमी हो, कारोबारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग को जो है वो इस बार दिल खोल कर मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन दिनेश, राजस्थान की जनता को तो बजट में बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे मजबूत राज्य माना जा रहा है राजस्थान, और तो राजस्थान आज एक मैसेज भी कन्वे करेगा पूरे देश में कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गुड गवर्नेंस के लिए और आम आदमी के बजट के लिए काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए, ये मैसेज बार बार अशोक गहलोत देते रहे हैं अपने गवर्नेंस के जरिए, बार बार ये कहते रहे हैं कि पारदर्शी शासन हो, सुशासन हो। ये बिल्कुल लवली, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब सीधा आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, जयपुर न्यूज रूम, जहां मेरे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके साथ कई लोग हैं, अलग अलग वर्गों से जुड़े हुए तमाम लोग उनके साथ मौजूद हैं। अलग अलग वर्गों की आवाज सरकार तक पहुंचेगी। क्या उनकी उम्मीदें हैं, कितनी पिछली बार उम्मीदें पूरी हुई, ये जानने की कोशिश करते हैं। आसिफ। सुमित, बहुत शुक्रिया। इस समय मैं न्यूज़ रूम में मौजूद हूं और हमारे साथ बहुत सारे मेहमान इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय अपने दर्शकों के साथ करवा देते हैं और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हरेंद्र सिंह चीमा जी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में और सुरेंद्र सिंह अवाना जी हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी से हमारे साथ जो हैं वो अक्सर आप इन्हें टेलीविजन पे देखते हैं, राखी राठौड़ हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे साथ जो हैं वो कांग्रेस से अरुण शर्मा जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया इस समय इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सुमित,
चूंकि आज बजट को लेकर गहमा गहमी है और राजस्थान के अंदर ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि आम बजट के अलावा कृषि बजट पेश होने वाला है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बार बार बजट आने से पहले यह कहा है कि इस बार का बजट बहुत अलग बजट होने वाला है, कमाल का बजट होने वाला है, और उनके कैबिनेट के तमाम लोगों ने भी ऐसा कहा, और साथ ही साथ कृषि बजट की अलग घोषणा कर दी, जिससे पूरे राजस्थान के किसानों में एक उम्मीद जागी है। उन्हें लग रहा है कि अब इस कृषि बजट में न केवल किसानों के भविष्य के बारे में सोचा जाएगा, बल्कि जो उनकी मौजूदा समस्याएं हैं उनको भी जो है वो खत्म किया जाएगा। हालांकि इस बजट में क्या कुछ निकलता है आपसे थोड़ी देर बाद में ये साफ हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, जब तक बजट आता है तब उससे पहले किसान और दोनों पार्टियों से जुड़े हुए नेता हमारे साथ हैं। हम शुरू करेंगे राखी राठौड़ से। राखी जी, ये कहा जा रहा है कि ये जो बजट है ये बहुत जादूगरी वाला बजट होगा और इस बार ऐसा बजट पेश किया जाएगा, खुद बार बार सीएम ये कह रहे हैं ट्वीट के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, कि इस बार जो है वो जनता निहाल हो जाएगी। तो आप इस बजट को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, सोच तो पॉजिटिव रखनी चाहिए, क्योंकि आज जो दिन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है हमारे राजस्थान के लिए, और आगे की रूपरेखा कैसी होगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, वो तय होगा आज के बजट से। लेकिन आसिफ जी, मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल का समय एक सफिशिएंट टाइम होता है, जबकि सरकार को अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का समय मिलता है। लेकिन पिछले बजट की जो घोषणाएं अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हैं जो कि सिर्फ घोषणाओं के रूप में ही रह गई। उन्होंने जादूगरी शब्दों की तो चलाई, लेकिन ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। यहाँ पे मेरे साथ कांग्रेस के अरुण जी बैठे हैं, मैं तो उनको ओपन चैलेंज देती हूँ कि वो सब्जेक्ट तय करें, वो तय करें कि इस मुद्दे पे हमें बात करनी है, और उस मुद्दे पे मैं बताती हूं कि क्या क्या उन्होंने बजट पे घोषणाएं की थी और कौन कौन सी घोषणाएं जो है वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो मोटी बात यह थी कि सिर्फ घोषणाओं करने से कुछ नहीं होगा, और अब समय सफिशिएंट निकल चुका है, अब एक्शन करने की जरूरत है। और जिसकी उम्मीद मुझे इसलिए कम नजर आती है क्योंकि जो 7 संकल्प इन्होंने 2 साल पहले कहे थे, उन संकल्पों का ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ, आप पॉइंट वाइज अगर मुझसे पूछेंगे, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी अरुण जी से कि एक एक पॉइंट मुझे दें, जिससे कि मैं उस पॉइंट पे इलैबोरेट कर सकूं कि क्या एक्चुअल पोजीशन है। तो होना तो पॉजिटिव चाहिए, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे खास जोर देने की जरूरत है। अरुण जी, बहुत साफ तौर पे इनका कहना है कि अब देर कर दिया आपने मेहरबान आते आते, और अब जो है वो समय निकल चुका है, अब आप केवल मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये अपेक्षित था राखी जी इसी लाइन पे बोलेंगी, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन आपको मैं एक बार ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो जिन 3 सालों का हवाला दिया जा रहा है, उसमें आप मानेंगे कि ये कोई साधारण काल नहीं था। पिछले 2 साल असाधारण काल था, न केवल राजस्थान के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए। इसको नॉर्मल पीरियड नहीं माना जाता। प्रायोरिटीज़ बदल गई थी, जीवन बचाना, लोगों को उनकी रक्षा करना, मरहम लगाना, वो प्रायोरिटीज़ हो गई थी सभी की। फिर भी इस सरकार ने 3 साल में जो काम किया है वो अभूतपूर्व है। लगभग हर क्षेत्र में सारी चुनौतियों के बावजूद, उसमें फाइनेंशियल चुनौती भी मौजूद हैं, ये काम किया गया है। और आज जो बजट मुख्यमंत्री पेश करेंगे वो सभी को, सारे वर्गों को जिनको इस समय बहुत ज़रूरत है, बहुत राहत भरा होगा। विशेष तौर पर अभी अभी हम दिल्ली के बजट से गुजरे हैं, केंद्रीय बजट से। आपने देखा होगा उसमें राहत के नाम पर कुछ भी किसी भी वर्ग को नहीं मिला है, और एक नया नारा जरूर मिला है कि अब से साल भर की बात मत करो, अमृत महोत्सव है अब अगले 25 साल। तो ये एक शैली है नया टारगेट फिक्स करने की। उससे बेहतर होगा आपका बजट? जी हाँ, मतलब हम राष्ट्रीय बजट से कंपेयर तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे किसानों का है, आपने भी जिक्र किया, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि किसानों के लिए अलग बजट न केवल थ्योरेटिकली होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश जिस दौर से गुजरा है या दुनिया जिस दौर से गुजरी है, ऐसे में इस बजट का लेकर आना जो है वो अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है। राखी जी, बहुत संक्षेप में, फिर मेरे साथ किसान और नेता भी जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि, और ऐसा प्रधानमंत्री ने भी कहा, केंद्र सरकार ने भी कहा कि कोविड के क्रूशियल दौर से जो है पूरी दुनिया गुजरी है। ऐसे में आर्थिक व्यवस्था को संभालना, आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण है, और उस दौरान
जब हम अभी भी पूरी तरीके से गुजरे नहीं है, कोविड पीरियड चल ही रहा है, उस दौरान अलग से कृषि बजट का प्रावधान करना सरकार की जो है वो स्थिति को, मनोदशा को बताता है कि वो किसानों को लेकर चिंतित है। देखिए, चिंता तो इन्होंने 2018 में भी 1 से 10 तक गिनती देकर दिखाई थी, लेकिन उसका क्या हश्र हुआ हो हमने देखा। उस समय कोई कोविड का रीजन इनके पास नहीं था। अरुण जी ने अभी भी कहा, सेंट्रल अपने लिए तो ये कह रहे हैं कि साहब कोविड की परिस्थितियां थी, प्रॉब्लम्स थी, और सेंट्रल बजट में हमें मायूसी हुई। इस तरह की बात जब आप करते हैं तो मैं ये कहना चाहती हूँ, किसी भी अर्थव्यवस्था को चलने के लिए सबसे पहले इस कोविड महामारी से निकलने की जरूरत है। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हमने 170 करोड़ से ऊपर का वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, और थर्ड वेव में आज आपके ऑफिस में इसीलिए बैठे हैं क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन ड्राइव को प्रायोरिटी पर रख करके व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करी। और मुझे लगेगा, अच्छा लगेगा कि अगर अरुण जी आज अपने स्टेट की बात करें, सेंटर की बात नहीं करें, क्योंकि परफॉर्मेंस देने की बारी जो है वो स्टेट की है, ना कि सेंटर की। ठीक है हरेंद्र जी, अब किसानों की बात कर लेते हैं। ये तो राजनीति से जुड़ा विषय हो गया, और चूंकि आज इसलिए इस बजट की चर्चा पूरे देश में है, राजस्थान में है, क्योंकि अब इस बजट के अंदर सीधे तौर पर आप अलग से शामिल है, आपका पन्ना अलग रखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में जो 3 साल में किसानों के लिए नहीं हुआ, जो मैनिफेस्टो में किसानों के लिए वादे किए गए थे, वो अब जाकर पूरे होंगे? राजस्थान देश का पहला अग्रणी राज्य हो गया कि कृषि बजट अलग से पेश हो रहा है जी। जो पिछले वर्षों में जो भी घोषणा हुई हैं उसमें क्रियान्वती हो रही होगी, पर यदि इसमें और इजाफा करते किसानों के लिए, जिस तरह से ड्रिप इरिगेशन है वो किसी मतलब ज़िले में शुरू हुआ है तो वो सभी ज़िलों में एक साथ शुरू किया जाए और उसमें प्रोत्साहन राशि किसानों को ज़्यादा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है। साथ ही साथ सौर ऊर्जा यदि को बढ़ावा देते हैं तो सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने से जो कृषक अपने खेतों पर सोलर पैनल्स वगैरह लगा के बिजली का उत्पादन कर सकें तो उससे एक तो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, साथ किसानों का बिजली का बिल भी कम आएगा, छीजत भी कम होगी और इससे किसानों की आय में निश्चित तौर पर इजाफा होगा। ठीक है, सीधे किसान से भी बात करने की कोशिश करते हैं। प्रगतिशील किसान हैं, आधुनिक किसानी से इनका जो है वो संबंध है। सुरेंद्र जी, आज बात चल रही है, बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, जैसा कि चीमा जी ने भी कहा, अलग से कृषि बजट जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम आम बजट को छोड़ भी दें, सिर्फ किसानों की बात करें, कृषि की बात करें, तो आपको वो कौन से बिंदु लगते हैं जब कृषि बजट को पेश किया जाएगा और किसानों के लिए पिटारे में जो कुछ निकलकर सामने आने वाला है? देखिए, आज राजस्थान का किसान खुश है इस बात को लेके कि हमारे लिए एक अलग से मुख्यमंत्री महोदय बजट ला रहे हैं, और आज किसानों की अलग से उम्मीद भी है। मेरा मानना है कि ये समय जो इस समय प्राकृतिक खेती, जिसको जैविक खेती कहते हैं आप, इसके ऊपर, ऑर्गेनिक खेती पे आज किसानों को बहुत उम्मीद है। इसके ऊपर हम बहुत से किसान ऑर्गेनिक चीज़ें पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमें अलग से कहीं मंडी नहीं है, कहीं जगह नहीं है, तो इसके ऊपर हमें उम्मीद है। नंबर 2, इस समय FPO जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके माध्यम से जो छोटे किसान हैं वो छोटे छोटे किसानों को फ़ायदा देने के लिए FPO को काफ़ी प्रमोट करेगी। ऐसा मुझे उम्मीद है कि इस बजट में हमें फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा इको टूरिज़्म, आपने देखा होगा कोरोना काल में 5 स्टार 7 स्टार सब खाली पड़े थे और लोगों का मन था कि हम खेतों में जाके, ढाणियों में, खेतों में रहें और खेती को और पशुपालन को नज़दीक से देखें। तो मुझे उम्मीद है कि इको टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म है, इसके ऊपर भी इस बजट में हमें बहुत कुछ मिलेगा। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अभी सर बता रहे थे हरेंद्र जी कि पशु पालन की बात मैं करूं, सॉर्टेड सीमन आने वाला है, जिससे किसानों की इनकम डेफिनेट डबल होगी। क्योंकि जैसे किसी किसान के 10 गाय हैं, उसके 10 गाय भी आएंगी, 5 बछड़े 5 बछड़ी लाएंगी। मेरे यहाँ मैं सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहा हूँ, मेरी 10 की 10 बछड़ी ला रही हैं। तो एक तो बछड़ों से जो रोड पे एक्सीडेंट हैं, खेतों में नुकसान होता है, उससे मदद मिलेगी, उससे फ़ायदा होगा। और दूसरा, मेरी 10 बछड़ी होंगी तो वो जल्दी गाय बनेगी तो मेरी इनकम डबल होगी। तो सॉर्टेड सीमन हर किसान को गांव में, ढाणी में मिले, इसके ऊपर उम्मीद है। उसके अलावा जो इस समय जो भेड़ और बकरी, विज्ञान ने इतनी तरक्की की है कि 4-4, 3-3 बच्चे लाती हैं, जो मेरे पास अभिसान भेड़ भी है। तो ये हर किसान को जो छोटा 5 बकरी 5 भेड़ पालता है, अगर उनको इस तरह की सरकार अपने बजट में ले कि ऐसी बकरी बकरे उपलब्ध कराए तो उससे भी किसानों की इनकम डबल होगी। और बाकी ये जो पुरानी योजनाएं, जैसे ड्रिप है, फार्म पॉन्ड है, आपका नेट हाउस या पोली हाउस है,
सोलर है, ये पिछले 3-4 साल से इनके बजट में थोड़ी सी कटौती हुई थी। मुझे उम्मीद है कि इसमें 3 से 4 गुना बजट बढ़ाएंगे, जिससे छोटे और बड़े सभी किसानों को इसके अंदर लाभ होगा। उसके अलावा किसानों को उम्मीद है कि जैसे पिछले साल तक लगभग 2.5 लाख करोड़ का बजट होता था, इस बार सब किसानों को उम्मीद है कि हमें 3.5 लाख करोड़ के लगभग ये बढ़ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि नीचे 2 बीघा वाले से लेके और 20 बीघा वाले किसान को इसको निश्चित रूप से लाभ होगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर सबसे सुझाव मांगे थे इस बार कि आप सुझाव दीजिए, हम अपने बजट में शामिल करेंगे। तो बतौर प्रगतिशील किसान, चूंकि बजट ही अलग से आ रहा है, आपने सुझाव देने की कोशिश की, आपने सुझाव दिए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी जैसे मैं देख रहा हूँ 3 साल से तो किसानों से, उद्योगपतियों से सबसे सुझाव लेते हैं। इस बार सबसे अच्छी बात क्या रही कि सबसे पहले जो संभाग स्तर है हमारा, वहाँ संभाग स्तर पे सब जगह संभागीय आयुक्त के वहाँ सारे किसान आ गए उस संभाग के, उनसे पहले तो सुझाव लिए और वो सारे सुझाव सीएमओ में आ गए। उसके बाद सीएम साहब ने क्या सोचा ये मुझे पता नहीं। उसके बाद अलग से खुद जो प्रगतिशील किसान हैं जो राजस्थान के हैं, उनसे एक बार अलग से, तो इस बार आप देखिए 2 बार किसानों की बात सुनी है और माना है। इससे उम्मीद लग रही है कि उनको बहुत बारीकी से हर चीज़ को सुन के और इसमें लाभ देने वाले। ठीक है, अवधेश अकोदिया वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अवधेश जी, किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और पॉलिटिकल प्रतिक्रिया अपनी जगह पे थी, आपने सुनी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस बार के बजट को लेकर इसलिए भी हलचल है क्योंकि ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि कृषि बजट शामिल किया जा रहा है और कृषि बजट को पहले जो है वो पढ़ा जाएगा। हालांकि साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि देर बहुत कर दी, अब जो है वो चुनाव नज़दीक हैं, थोड़ा कम समय बचा है, अब किसानों को या जनता को खुश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर इस 1.5 साल के समय में भी अगर किसानों को वो पैकेज या वो राहत या वो अनुदान मिल पाता है जो पिछले 3 साल में किसी कारण से नहीं मिल पाया है, तो क्या ये भरपाई हो पाएगी, चाहे वो मैनिफेस्टो में किए गए वादे हों या बीच के अंदर जो है जब भी उपचुनाव हुए तब भी किसानों के लिए कहा गया, तो वो सब कुछ इस कृषि बजट पे निकलेगा? जी आसिफ जी, देखिए, जो किसान हैं वो देश की राजनीति के केंद्र में शुरुआत से रहे हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हों, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो। कर्ज माफी जैसी जो घोषणाएं हैं वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों ने की हैं और कहीं पर वो पूरी हुई हैं, कहीं पर वो अधूरी रही हैं। राजस्थान में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था 2018 का, उसमें भी कर्ज माफ़ी की एक बड़ी घोषणा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर उसमें रही थी। तो किसान तो केंद्र में हमेशा से रहे, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि किसानों को उसको कितना फ़ायदा हुआ है। केंद्र सरकार ने बात की थी कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है उसको दुगना किया जाएगा, तो वो कितनी हुई? अब जो यहाँ पर ये नया प्रयोग किया जा रहा है कृषि का, किसानों के लिए, कृषि के लिए अलग से जो बजट आएगा, इसमें अलोकेशन कितना होता है, किन किन चीज़ों पर होता है और उससे किसानों को कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि केवल नया प्रयोग करने से किसानों का फ़ायदा नहीं होगा। जैसे एक नया प्रयोग किया गया कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, जब तक किसानों की जो समस्याएं हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उनको जब तक उनकी पहचान नहीं की जाएगी, तब तक किसानों की बेहतरी नहीं हो सकती, उनकी भलाई नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है कि इस दिशा में सरकार कुछ बढ़ेगी, क्योंकि अभी जब से कृषि कानून आए थे तीनों और बाद में सरकार को 13 महीने के आंदोलन के बाद उनको रद्द करना पड़ा, तो ये जो किसान राजनीति के केंद्र में है उनका महत्व और बढ़ गया है। हेमंत, ये हमारे सब मेहमान इस समय न्यूज रूम में हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। इसमें किसान भी हैं, पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे भी हैं जिन्होंने इस बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हेमंत। बिल्कुल आसिफ, बने रहिए आप हमारे साथ, फिर से लौटेंगे हम आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर PS वोहरा। वोहरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बजट विश्लेषक हैं आप और नमस्कार। हमारे साथ है महिमा जैन, कुछ महिलाओं के साथ है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार महिलाएं इस बजट को लेकर के कितनी उम्मीदें पाले हुए हैं, क्या सोच रही हैं, किस तरह से, क्योंकि लगातार हमने देखा कि कोरोना काल में महंगाई लगातार बढ़ती गई, किचन पर इसका काफी असर पड़ा है, तो राज्य का बजट कितना उन्हें राहत देने वाला होगा। लेकिन सबसे पहले वोहरा साहब, मैं आप ही से जानना चाह रहा हूं कि कैसे आप आखिरकार इन परिस्थितियों के बीच में, और जब सरकार की ओर से यह ऐलान किया गया कि यह पहली दफा होगा जब किसानों को लेकर के अलग बजट पेश किया जाएगा, आप एक बजट विश्लेषक के तौर पर कितनी चुनौतियां इसमें सरकार के सामने मान रहे हैं, कैसे आप इसे देख रहे हैं? जी, आप सबको नमस्कार।
देखिए, जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि कितनी चुनौतियां हैं, पहली बात तो यह है कि जो कृषि के लिए अलग से आज गहलोत सरकार एक बजट दे रही है, डेफिनेटली उसकी जितनी प्रशंसा कीजिए वो कम है। लेकिन मैं अभी आपके कई चैनल, आपके प्लेटफॉर्म पे कई लोग जो बैठे हुए थे उनको सुन रहा था, अब उसमें क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। तो पहली बात तो मैं किसानों के पर्पज से ये कहना चाहूंगा कि अगर गहलोत गवर्नमेंट ये एक इनिशिएटिव ले रही है कि हम ये करने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो किसानों को एक तो एमएसपी के लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा दे, क्योंकि हमें जानते हैं कि हमारे मुल्क में मात्र 6% किसान ही एमएसपी में फसलें बेचते हैं। और तो क्या गहलोत गवर्नमेंट उसके लिए करती है, देखने वाली बात है। लेकिन जो दूसरा जो मुझे मेन मुद्दा लगता है साहब, वो ये है कि हमारा जो प्रदेश है राजस्थान, वो भारत के बहुत प्रभावशाली प्रदेशों में नहीं आता है साहब आर्थिक स्तर पर। इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो 1,11,000 है, और पूरे भारत के जो 28 राज्य हैं उसमें उसकी काउंटिंग 20 के बाद होती है। और अगर बेरोजगारी दर की बात करें साहब, तो 19 फरवरी तक यानी 3 दिन पहले तक बेरोजगारी की दर 18% से ऊपर थी। यानी इससे ऊपर सिर्फ बेरोजगारी हरियाणा में थी, हम दूसरे नंबर पे खड़े हैं ऐसा बेरोजगारी में। तो गहलोत गवर्नमेंट को 2 चीजों पे टारगेट करना पड़ेगा, एक बेरोजगारी को कैसे कम किया जाए, एक प्रति व्यक्ति आय को कैसे यानी बढ़ाया जाए। प्रति व्यक्ति आय का मतलब महंगाई को टारगेट करना है। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गहलोत गवर्नमेंट के पिछले 3 बजटों को देखते हैं, विश्लेषण करते हैं उसका, तो साहब हर बजट ये बता रहा है कि हमारी सरकार, हमारी अर्थव्यवस्था बोरिंग्स पे डिपेंडेंट होती जा रही है सर। वित्तीय ऋण हर साल हमारी गवर्नमेंट में बढ़ रहा है, हमारे बजट में बढ़ रहा है सर। अगर मैं आपको डेटा ही बताऊं साहब, तो आप ये देखिए कि 19-20 में 22% से हमारा वित्तीय बढ़ा है साहब। बिल्कुल बोरा साहब, ये जो आपने मसला उठाया काफी महत्वपूर्ण है और इसे देखना होगा कि कैसे आखिरकार ये जो ऋण है वो जो